नमस्कार मित्रों, आज हम आपको प्रारूप लेखन या जो आलेखन होता है मध्य प्रदेश की पीएससी परीक्षा के हिंदी के पाँचवें प्रश्न पत्र में ये बात पूछी जाती है। तो इस विषय में आज हम कुछ बातें आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो उसके विषय में हम देखते हैं आज की प्रारूप लेखन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पत्र जो होता है एक प्रेषक होता है उसमें, और एक प्राप्त करने वाला होता है। तो इन दोनों के संबंध में यह पत्र लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रारूप लेखन कैसे होता है। इसकी कुशलता दो बातों पर निर्भर करती है। कुछ कुछ हम ओवरव्यू बता दें, इसके बाद में हम पत्रों का जो आलेखन किस प्रकार से करते हैं वह हम बताने वाले हैं। तो कार्यालयी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए उस व्यक्ति को। शुद्ध, सुगठित और परिभाषित भाषा आपको लिखनी पड़ेगी, जो कि परिभाषित बढ़िया तरीके से हो। आलेखन प्रारूप के विविध रूपों जैसे सरकारी पत्र, परिपत्र, सर्क्यूलर कहलाता है, प्रपत्र, उसके विशिष्ट नियमों की हमें जानकारी होनी चाहिए। कार्यालयीन भाषा के जो गुण होते हैं उसमें अपनी एक विशिष्ट शब्दावली होनी चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा औपचारिक होनी चाहिए। कुछ भी नहीं कि हम कुछ भी लिख दें उसमें और ये मान्य हो जाए, क्योंकि परीक्षा में एक एक मार्क्स का बड़ा महत्व होता है और उस पर रैंक निर्धारित हो जाती है। और द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ पत्र हैं, 10 प्रकार के पत्र हम बताने वाले हैं। एक तो होता है शासकीय पत्र, यह आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है। अर्धशासकीय पत्र हैं, परिपत्र, सर्क्यूलर, प्रपत्र, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट्स, कार्यालयीय आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, स्मरण पत्र जिन्हें रिमाइंडर कहते हैं, और नोटिफिकेशन, अधिसूचना और टिप्पण लेखन। तो इस विषय में हम 10 विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इसके विषय में आप देखते हैं। पहले नंबर हम देख रहे हैं सरकारी पत्र का प्रारूप किस प्रकार से होना चाहिए, जो कि महत्वपूर्ण भी है और आपको पता होनी चाहिए। सरकारी पत्र के प्रारूप में सबसे पहले जिस विभाग से पत्र जारी हो रहा है उस कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का नाम रहेगा और स्थान वो किस जगह पर स्थापित है। इसके बाद में नीचे, उसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ के पत्र क्रमांक लिखना होता है, और बीच में यहाँ पर उसका पत्र क्रमांक का प्रकार वगैरह लिख देंगे उसमें। इसके बाद में राइट साइड में दिनांक, दिनांक जो कि स्लैश के साथ ही लिखना है, डॉट के साथ नहीं लिखना है। फिर यहाँ पर एक किसके लिए संबोधन हो रहा है पत्र का, उसका पदनाम, उसके कार्यालय का पता, और किस विषय में ये पत्र लिखा जा रहा है। और उसके नीचे जस्ट संदर्भित कुछ ना कुछ संदर्भ होगा, कि हो सकता है उच्च कार्यालय से कोई संदर्भ आया हो या निम्न कार्यालय से पहले से संदर्भ आया हो, तो उस संदर्भ का हमें इसमें नोट करना होता है। फिर उसमें महोदय लिखकर उसमें संदर्भ के प्रकार में हम कलेवर लिख देते हैं इस क्षेत्र में। यहाँ पर अब इसके बाद में जो कलेवर लिख लिया हमने, पूरी भाषा लिख दी जो बताना था। अगर हम उसमें कुछ संलग्न कर रहे हैं तो वो संलग्नक यहाँ पर लगाने होते हैं, और जो भेज रहा है पत्र उसका भवदीय उसका पदनाम और कार्यालय का पता, और उसके नीचे हम वह पत्र किस किस को भेज रहे हैं आवश्यक कार्यवाही हेतु, तो उसमें प्रतिलिपि में नीचे लिखा जाता है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि इस पत्र का कौन कौन सी चीज़ें हमें विशेष रूप से लिखनी है। सबसे पहले तो कार्यालय का नाम, फिर उसका स्थान, पत्र क्रमांक, दिनांक, प्रति किसके लिए भेजा जा रहा है, उस पत्र का विषय क्या है, संदर्भ, और यहाँ पर कलेवर लिखा जाएगा। यहाँ पर अपना पता, पदनाम, सील और हस्ताक्षर होंगे, और यहाँ पर हम कौन कौन से पत्र उसके साथ भेज रहे हैं उसके प्रपत्र के रूप में, तो अनुलग्नक जो है संलग्नक कहलाता है, और उसके नीचे हम किस किस को है कॉपी भेज रहे हैं। तो यह हो गया एक सरकारी पत्र का प्रारूप। अब इसके बाद में हम देखते हैं, इसके जस्ट नीचे है अर्धशासकीय पत्र होता है। तो अर्धशासकीय पत्र की कुछ विशेषताएं हैं, हम इसमें देख लेते हैं इसको, कि जब किसी सरकारी कार्यालय का कोई राजपत्रित अधिकारी दूसरे सरकारी कार्यालय के किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किंतु सरकारी कार्य के निमित्त ही पत्र लिखकर उक्त अधिकारी का विशेष ध्यान संबंधित विषय की ओर आकर्षित करता है, तो ऐसा पत्र अर्धशासकीय पत्र कहलाता है। माने पर्सनल बात नहीं लिखेगा, शासकीय काम ही रहेगा, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिगत व्यक्ति को ही भेजता है पत्र। तो इसमें इसकी विशेषताएं हैं कुछ, कि केवल राजकीय कार्यों हेतु यह अर्धशासकीय पत्र प्रयोग किया जाएगा, केवल राजपत्रित अधिकारियों के बीच ही यह पत्राचार होगा, और कार्यालयी पत्र का ही यह प्रकार है। तो इसमें राजभाषा शब्दावली नहीं चाहिए, इसमें व्यक्तिगत भाषा चलती है, व्यक्तिगत नाम से ही भेजा जाता है, भाव संपन्नता इसमें रहती है व्यक्तिगत रूप से, मैं का प्रयोग उत्तम प्रकार का, इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, प्रति सेवा में इसमें नहीं लिखा जाता है,
प्रेषक अधिकारी केवल हस्ताक्षर करता है, पत्र का पद का उल्लेख इसमें नहीं करता है, क्योंकि अर्धशासकीय पत्र है। इसका ध्यान रखना है। अगर परीक्षा में अर्धशासकीय पत्र के बारे में पूछ लिया, हस्ताक्षर के अलावा यदि पद वगैरह लिख दिया तो वह वहाँ पर नंबर काटे जाने की संभावना पूरी रहेगी। कलेवर के बाद शुभकामनाओं सहित, सद्भावनाओं सहित शुभ सूचक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। प्रेषिती का नाम, पद नाम, पता अंत में बाईं तरफ लिखा जाता है। तो यह अर्थशास्त्र के पत्र का ही विषय वस्तु हुई। अब इसमें हम थोड़ा सा इसका प्रारूप देखते हैं किस प्रकार से इसका, और इसके बाद में अनुस्मरण पत्र कहलाता है, जो कि रिमाइंडर की ये कब लिखा जाता है, जब कोई अनुस्मारक या जो अनुस्मरण पत्र है जो रिमाइंडर कहलाता है, रिमाइंडर कब लिखा जाता है? रिमाइंडर जब किसी मामले में कार्यवाही हेतु किसी कार्यालय विभाग द्वारा जो कार्य दिया गया है उसको कर नहीं पाता है, भूल जाता है, तो कुछ समय के बाद में जो उच्च कार्यालय द्वारा यह अनुस्मरण पत्र या स्मरण पत्र भेजा जाता है। ध्यान आकर्षित करने या याद दिलाने वाले इस पत्र को ही हम स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। सरकारी पत्रों एवं अर्ध सरकारी पत्रों के ही अनुस्मारक भेजे जाते हैं, यह हमें पता होना चाहिए। कोई व्यक्तिगत के लिए ही अनुस्मरण पत्र नहीं भेजता है। संदर्भ का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उसमें लिखा जाता है कि हमने पहले यह पत्र भेज दिया है आपको, लेकिन उस पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की है, और इस कारण से हम यह दोबारा पत्र आपको भेज रहे हैं, इस पर जल्दी जल्दी कार्यवाही करें और वापस इस कार्यालय को भेजें। तो इसके जो सरकारी पत्र का अनुस्मरण इस प्रकार से रहता है कि जो भेजने वाला कार्यालय होता है, स्थान, कार्यालय का नाम वगैरह, स्थान, पत्र की संख्या और दिनांक कोई स्लैश में रहेगी, ध्यान रखना अपन को। तो पत्र संख्या की प्रति, पदनाम किसके लिए भेज जा रहा है उसका पता, विषय, संदर्भ और महोदय यहाँ पर कलीवर लिखा जाएगा। जो संलग्न रहते हैं पत्र वह भेजेंगे इसमें, और उस अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और उसकी पदनाम सील वगैरह यहाँ पर लगाई जाती है। तो यह हो गया अनुस्मारक का या स्मरण पत्र किस प्रकार से भेजा जाता है, तो इसको हमने देखा। अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे जो सर्कुलर निकलते हैं विभिन्न दफ्तरों से, तो सर्कुलर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें हम। जब कोई सरकारी पत्र एक साथ अनेक प्रेषितियों पत्र प्राप्त करने वाले को प्रेषित किया जाता है, तो उसे इस विषय को एक प्रेषक को भेजा जाता है, लेकिन पत्र प्राप्त करने वाला अनेक हों, भेजने वाला एक हो लेकिन पत्र प्राप्त करने वाले अनेक हों, तो उसे परिपत्र कहा जाता है। जैसे मान लो हम किसी एक विभाग का विवरण दें, जैसे मान लो भारतीय डाक विभाग का हम विवरण देते हैं, या फिर हम मान लो कलेक्ट्रेट के ऊपर के उच्च कमिश्नर कार्यालय से अगर कोई परिपत्र निकलता है, तो उसके अंडर में मान लो 5 कलेक्टर हैं और मान लो 10 SDM है उसके पास में, तो वहाँ से जो परिपत्र निकलेगा कमिश्नर कार्यालय से, तो उसमें सभी के लिए एक पत्र लिखा जाएगा और उसमें 2 करके सबके वो खाली स्थान रह के उसमें लिखा जाता है बाद में कि ये फलाने कलेक्टर के लिए, ये उस जगह के SDM के लिए, उस जगह के तहसीलदार के लिए। तो यह जारी करेगा एक दफ्तर और वो जाएगा कई दफ्तरों में, तो यह परिपत्र कहलाता है। जब कोई सरकारी पत्र एक साथ अनेक लोगों को भेजा जाता है, अनेक अधिकारियों को भेजा जाता है, तो वह सर्कुलर कहलाता है। जब नीति विषयक मामलों की जानकारी, आदेश अथवा बहुत सारे व्यक्तियों को कार्यालय विभागों को एक साथ प्रेषित करनी होती है, तो यह परिपत्र जारी किया जाता है। तो यह भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा जारी किया जाता है। केंद्र सरकार के एक मंत्रालय से सभी मंत्रालयों को भेजा जा सकता है। जैसे मान लो वर्तमान में कोविड समस्या फिर से शुरू होने की संभावना लग रही है, तो मान लो मध्य प्रदेश शासन में जो सबसे वहाँ का सचिव होता है, सचिव विभाग भेजेगा प्रत्येक कार्यालय के अधिकारियों के लिए कि थोड़ा सा इसमें सावधानी बरती जाए, मास्क वगैरह का प्रयोग किया जाए। परिपत्र के द्वारा उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि वह केवल सर्कुलर जारी किया जाता है कि आप इससे सचेत रहें, और उसमें उत्तर वगैरह की कोई संभावना नहीं की जाती है। दिशा सदैव ऊपर से नीचे की ओर इसकी होती है। भाषा राजभाषा इसमें प्रयोग की जाएगी। परिपत्र संक्षिप्त होता है और विषय के अनुसार ही होता है। सरकारी सूचना का शीघ्र प्रेषण इसी के माध्यम से होता है। परिपत्र में संदर्भ में संबोधन नहीं लिखा जाता है इसमें कि यह किसके लिए, क्योंकि वो तो निश्चित है कि वो किसके लिए जा रहा है, निम्न स्तर के कर्मचारियों के अधीनस्थ के लिए ही जा रहा है। इसलिए जैसे मान लो समस्त मुख्यमंत्री लिख दिया उन्होंने, सेवा या प्रति समस्त मुख्यमंत्री या समस्त जिलाधिकारी, प्रतिलिपि या पृष्ठांकन के रूप में अंत में यदि भेजी जाती हैं तो हम लिख लेते हैं।
परिपत्र एक प्रकार की सूचना है जिसे कोई विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देता है। यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई आदेश अनुदेश देना हो तो परिपत्र का प्रयोग न करके कर्मचारियों के लिए स्पेशल आदेश निकाला जाता है। तो वह इस प्रकार से परिपत्र का प्रारूप हो गया। अब हम थोड़ा इसका और आगे का देखते हैं, इसमें किस प्रकार की विषय वस्तु लिखी हुई है। परिपत्र का एक प्रारूप बनाया है, यह मेरे द्वारा सेल्फ बनाए गए हैं और इसको आप देखें बढ़िया तरीके से। परिपत्र के प्रारूप में बताया, पहले कार्यालय या विभाग का नाम रहेगा यहाँ पर, वह किस स्थान पर है कार्यालय। जैसे मान लो ये मंत्रालय ने भेजा है, मध्य प्रदेश मंत्रालय ने, तो यहाँ पर विभाग का नाम लिखा रहेगा और कुछ स्थान पर भोपाल लिखा रहेगा, यहाँ पर पिन कोड वगैरह साथ में। अब पत्र क्रमांक रहेगा, यहाँ पर पत्र क्रमांक क्या है, मान लो 2023 या 125 आप लेके कमिश्नरेट कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल, फिर दिनांक, फिर अब स्लैश के साथ में दिनांक लिखेंगे। प्रति समस्त के लिए भेजा जाता है, विषय वस्तु रहेगी और इसमें संबोधन नहीं रहेगा कि महोदय वगैरह, क्योंकि उच्च कार्यालय भेज रहा है तो निम्न कार्यालय को वह संबोधन नहीं करेगा। फिर कलेवर लिखेंगे, यहाँ हस्ताक्षर पद नाम रहेगा और प्रेषित व्यक्तियों के लिए जो प्रतिलिपि भेजी जाती है, और यदि इसमें कुछ और भेजना है, कुछ संलग्न करना, तो पृष्ठांकन भी इसमें लगा दिया जाता है। तो अगले स्लाइड्स में हम पृष्ठांकन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह भी एक अति महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जो कि परीक्षा के हिसाब से देखने लायक चीज़ है। तो पृष्ठांकन जो इंडोर्समेंट कहलाता है, किसी पत्र का प्रतिलिपि वाला हिस्सा पृष्ठांकन कहलाता है। यानी जब किसी पत्र को या उसकी प्रतिलिपि को किसी अन्य अधिकारी अथवा अधिकारियों के पास सूचना अथवा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजना होता है, तब पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर ये कहें कि हम किस किस को ये प्रतिलिपि भेज रहे हैं, वही पृष्ठांकन कहलाता है। लेकिन पृष्ठांकन में क्रमांक अलग से दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मान लो मूल पत्र का जो ऊपर वाला पत्र उसका क्रमांक अगर 121 है, तो नीचे वाले का पृष्ठांकन में 122 आएगा। ये बढ़ते क्रम में रहता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ भी मिस्टेक होने की संभावना रहती है। देखते हैं, पृष्ठांकन सरकारी पत्राचार का ही एक प्रारूप है। मूल पत्र की समाप्ति के बाद प्रारंभ होता है, सर्वाधिक संक्षिप्त होता है। ये मूल पत्र में हस्ताक्षर के बाद कृत्य लिखना है, पदनाम और कार्यालय का पता लिखा जाता है, और नीचे फिर एक बार वह दोबारा साइन नहीं करता है अधिकारी, वहाँ सही लिख देता है। मूल पत्र की समाप्ति के बाद पेज के मध्य में पृष्ठांकन लिखते हैं, पृष्ठांकन लिखते के बीच में, और इसके बाद में नीचे प्रतिलिपि टाइप का कर देते हैं। बाएं तरफ प्रतिलिपि लिखते हैं, नीचे प्रश्न क्रमांक वगैरह दिनांक रहता है। पत्र क्रमांक बढ़ते क्रम में आता है, जैसे हमने बताया था 121 ऊपर का पत्र क्रमांक है तो नीचे 122 होना आवश्यक है। अब यहाँ पर आप पत्र क्रमांक का कोई और नंबर नहीं दे सकते, मूल पत्र के ही साथ यह चलता है। तो अब इसको देख लेते हैं और आगे। यदि मूल पत्र का पृष्ठांकन क्रमांक 202 है, हमने लिखा था यहाँ पर, तो अगला जो होगा 203 होना चाहिए उसका। फिर इसके दाहिने तरफ प्रेषक अपने हस्ताक्षर करता है या सही भी लिख देता है, तब भी वह मान्य हो जाता है। अब एक होती है अधिसूचना, जो नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन जो कि उच्च कार्यालय से ही ये निकलता है, या भारत सरकार निकाले या राज्य सरकार, तो उसके संबंध में देख लेते हैं। अधिसूचना नोटिफिकेशंस क्या होता है, सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार की तरफ से राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम से निर्गमित यह वह पत्र प्रारूप जिससे किसी अधिकृत सूचना, विषय, आदेश, नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि को लागू करने हेतु जारी किया जाता है, यह अधिसूचना कहलाती है। सरल शब्दों में देखें, राज्य की भाषा में या राजकीय क्षेत्र में प्रकाशित होने वाली सरकारी सूचना को हम अधिसूचना कहते हैं। राज्य की ये सूचना, अब सरकारी सूचना राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, पदमुक्ति, प्रतिनियुक्ति, अवकाश, प्रशिक्षण, सेवानिवृत्ति, निधन तथा उनको अन्य व्यक्तियों को शक्तियों को उन अन्य शक्तियों को देने की घोषणा करते हैं, तो यह सांविधिक नियम का आदेश की सूचना के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अधिसूचना या नोटिफिकेशंस किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो सकती है। किसी भर्ती के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां मांगी जाती हैं, किंतु इसका उद्देश्य सामान्य जनता को सूचित करना होता है। यानी अगर भारत सरकार या राज्य सरकार को अपनी कोई सूचना जनसामान्य को देनी होती है तो वह अधिसूचना का ही प्रयोग करती है। अधिसूचना पत्राचार का ऐसा रूप है जिसे भारत के राजपत्र गजट में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाता है। गजट 4 भागों में प्रकाशित किया जाता है, प्रत्येक भाग में 1 से अधिक खंड होते हैं। गजट के प्रत्येक भाग के हर खंड के लिए विषय निश्चित होते हैं। प्रेस में अधिसूचना भेजते समय यह स्पष्ट उल्लेख होता है कि वह राजपत्र की किस भाग में व किस खंड में प्रकाशित होता है। इसके माध्यम में
से उत्तर की अपेक्षा नहीं कोई होती है। भाषा, राजभाषा प्रारूप अन्य पत्रों से भिन्न होता है। इसका पृष्ठांकन और का बहुत ही महत्व इसका इसमें होता है। जैसे मान लो विषय, संबोधन व स्वनिर्देशन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। तो अब देखते हैं अधिसूचना का एक प्रारूप हमने बनाया है, तो उसके बारे में किस प्रकार से ये पूरा आपके लिए बताते हैं। अधिसूचना किस प्रकार से निकलती है सरकारी गजट में, तो इसके लिए अधिसूचना का जो प्रारूप है, भारत के राजपत्र भाग किसमें और खंड किसमें ये प्रकाशनार्थ है प्रकाशित किया गया है, और राज्य सरकार या भारत सरकार का इसमें नाम लिखा रहेगा, कार्यालय कौन सा है, स्थान कहाँ है, पत्र संख्या, दिनांक, और जो अधिसूचना लिखी है वो अधिसूचना लिखेगी यहाँ पर, और फिर उसका कलेवर लिखा जाएगा। हस्ताक्षर जिस व्यक्ति या सचिव के द्वारा, मतलब उच्च अधिकारी ही इसको भेजते हैं, या तो भारत सरकार के सचिव निकालेंगे या मध्य प्रदेश शासन के या किसी भी राज्य शासन के सचिव निकालेंगे, और किस किस को यह सूचना भेजी जा रही है। यह अधिसूचना इस प्रकार से निकलती है। अब कार्यालय आदेश हैं कुछ। कार्यालय आदेश किस प्रकार से निकलते हैं किसी भी दफ्तर से, उच्च दफ्तर से नीचे के दफ्तर के लिए, तो इस विषय में हम कार्यालय आदेश किस प्रकार से निकलता है। जैसे एक मान लो कोई उच्च दफ्तर है, निम्न दफ्तर के लिए भेजेगा कार्यालय आदेश, तो इनके जवाब की अपेक्षा भी रहती है, फिर भी देख लेते इसको। किसी भी कार्यालय को चलाने के लिए जो भी आंतरिक पत्र जारी किए जाते हैं वह कार्यालय आदेश कहलाते हैं। सरल शब्दों में, जब कोई उच्च प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यालय में कार्यरत अधीनस्थ कर्मचारियों या अधिकारियों को आदेश, निर्देश या सूचनाएं प्रेषित करता है, तो कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। यानी आंतरिक प्रशासन संबंधी मामलों में कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। महत्व इसका क्यों है? अंतर कार्यालयी स्तर पर सूचना संप्रेषण अनुशासन बनाए रखने के लिए, उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए इसका प्रावधान रहता है। विशेषताएं इसकी क्या है? अन्य पुरुष में लिखते हैं इसको। राजभाषा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है इसमें। भाषा सूचनात्मक एवं आदेशात्मक होती है। विनयपूर्वक इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे उच्च अधिकारी मान लो प्रवर अधीक्षक किसी भी संभाग के पोस्टल डिपार्टमेंट से यदि बात करते हैं, तो वह इस प्रकार से करेंगे कि यह कार्य होना ही चाहिए, भले वह कार्य हो या ना हो, लेकिन वह जैसे कलेक्टर भी लिखेगा अपने एसडीएम के लिए या तहसीलदार के लिए, यह कार्य काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है लेकिन यह हो नहीं पा रहा है, इसको शीघ्र करें, बिना नहीं रहेगी, उसमें आदेशात्मक भाषा का प्रयोग होगा। बीच में कार्यालयी आदेश लिखा जाता है। प्रारूप में दाईं ओर भेजने वाले अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर होते हैं, पद का उल्लेख रहता है कि कौन भेज रहा है इसको। बाईं ओर प्रतिलिपि पाने वाले लोगों का उल्लेख रहता है। अब अधिसूचना और कार्यालय आदेश में थोड़ा सा अंतर है। सरकारी कार्यालयों के साथ साथ जनसाधारण के लिए भी जारी किया जाता है ये नोटिफिकेशंस, लेकिन कार्यालयी आदेश केवल सरकारी कार्यालयों के अंदर ही प्रयोग किए जाते हैं। राजपत्रित अधिकारियों के सेवा संबंधी नियमों हेतु राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। ये अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु भी प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्तर के कर्मचारी अराजपत्रित तो होंगे ही। राजपत्र में प्रमाणित रहता है, ये राजपत्र में ये नहीं रहता है और प्रकाशित रहता है। प्रभाव क्षेत्र इसका विस्तृत होता है नोटिफिकेशंस का, और इसका एक ही कार्यालय से अन्य कार्यालय के लिए, छोटे छोटे कार्यालयों के लिए जाता है। इसमें सूचना दी जाती है, इसमें आदेश या अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में बात की जाती है। एक प्रपत्र है, फॉर्म है, डॉक्यूमेंट्स है। जब कोई नियुक्ति होती है तो उस नियुक्ति के संबंध में आवेदन मांगे जाते हैं कि आप यदि योग्य हैं उस चीज़ के लिए तो उसको आवेदन करें, और अपनी नियुक्ति के लिए या जो भी योग्यता है आपकी उसके अनुसार आपको मौका मिल जाता है। तो यह एक प्रपत्र या फॉर्म कहलाता है, डॉक्यूमेंट्स। यह क्या होता है? एक विशेष प्रकार का छपा टाइप हुआ एक पत्र होता है जिसके माध्यम से आवेदनकर्ता से कुछ विशेष एवं महत्वपूर्ण जानकारियाँ मांगी जाती हैं, तो वह प्रपत्र या फॉर्म डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। इसका भी एमपीपीएससी की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अब यह जो प्रपत्र बताए जा रहे हैं यह केवल परीक्षा के लिए बस ही जरूरी नहीं है। जन सामान्य एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। प्रपत्र में, पत्रों में किस किस प्रकार के पत्र सरकारी कार्यालयों से जारी किए जाते हैं। तो ये प्रपत्र जो है विभिन्न कंपनियां भी जारी करती हैं, क्योंकि जब उनको नियुक्तियों की आवश्यकता पड़ती है तो वह नियुक्तियाँ जारी करती हैं। जैसे मध्य प्रदेश शासन पीईबी के माध्यम से जारी करता है, पहले व्यापम के माध्यम से होता था। एसएससी भी जारी करता है, और मध्य प्रदेश पीएससी एग्ज़ाम लेता तो वह भी प्रपत्र जारी करता है, उसको भरना होता है ऑनलाइन। ऐसे यूपीएससी भी जारी करता है। तो इसको देख लेते हैं। एक विशेष प्रकार का छपा टाइप हुआ पत्र जिसके माध्यम से आवेदनकर्ता से कुछ विशेष
एवं महत्वपूर्ण जानकारी मांगी जाती है वह प्रपत्र कहलाता है। प्रपत्र एक निश्चित ढांचा, नमूना या कार्य होता फार्म होता है जो कि विशेष कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे परीक्षा फार्म है, अगर कोई मान लो कॉलेज की भी परीक्षा में अपेयर हो रहा है तो उसके लिए अलग से प्रो फार्मा मिलता है, उसमें संबंधित जानकारियाँ भरी जाती हैं। प्रपत्र में आवेदनकर्ता से कुछ विशेष जानकारी देने की अपेक्षा की जाती है और आवेदनकर्ता इस प्रपत्र में मांगी गई विशेष एवं महत्वपूर्ण जानकारियों को अंकित करके प्रक्रिया पूरी करता है। जैसे मान लो MPPSC इंटरव्यू के दौरान आवेदक से भरवाया गया एक व्यक्तिगत विवरण या प्रपत्र भी भराया जाता है कि आपकी किस विषय में रुचि है आप, और फिर उसी विषय में इंटरव्यू बोर्ड में उससे संबंधित आपसे चीज़ें पूछता है कि आपकी हॉबी क्या है, पढ़ाई में कौन सा विषय आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है। किसी भी प्रपत्र के बाद घोषणा जरूर लिखा होता है, वह व्यक्ति खुद ही जारी करता है बच्चा, कि उसने अगर कोई गलत भर दिया होगा फॉर्म में तो वह उसकी नहीं मानी जाएगी, वह उसका अगर मान लो कभी प्रमाणित होता है तो उसको सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ, ये घोषणा पत्र में लिखा रहता है। अक्सर आपने देखा होगा, जहाँ तक मेरा ज्ञान और विषय विश्वास है इस जानकारी प्रपत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, फिर उम्मीदवार के हस्ताक्षर रहते हैं, दिनांक, स्थान और फिर नीचे उसके नीचे कार्यालय प्रयोग के लिए लिखा जाता है, उसमें अपन को नहीं भरना होता है। तो इस प्रकार का यह प्रपत्र हो गया। प्रपत्र का जो एक प्रोफार्मा दिखा रहा हूँ इसमें आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से लगभग कोई भी जब आवेदन निकलता है तो इसी प्रकार से निकलता है। जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई एग्ज़ाम निकल रहा है तो उसमें रोल नंबर लिखना होगा, यहाँ पर विज्ञापन क्रमांक, आवेदक पद का नाम, विभाग का नाम, आवेदक का नाम, हिंदी अंग्रेजी में दोनों में, यहाँ फ़ोटो लगानी पड़ेगी पासपोर्ट साइज की, पिता या पति का नाम, जन्म दिनांक, हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर तो दिनांक, दिन, माह, वर्ष शब्दों में भी लिखना होता है। दिनांक एक एक, जैसे 22 को या 1-1-23 को कितनी समय का हो गया, वो कितने साल, कितने माह, कितने दिन का। तो इस प्रकार से इसमें प्रपत्र में वो SC/ST का है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, आवेदक का वर्तमान पता क्या है, स्थायी पता क्या है, पिन कोड क्या है उसका, ताकि पत्राचार कभी करें तो उस तक वो डाक पहुंच जाए। फिर आवेदनकर्ता के लिए कुछ शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा मंगाया जाता है कि वो किस प्रकार से योग्य है, तो ये सब चीज़ें इसमें प्रपत्र में लिखी जाती हैं। तो इस होता है विज्ञापन। एक और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ होता है जो कि भारत शासन भी इस चीज़ को कई बार नोटिस करता है और कुछ विज्ञापन कंपनियां भी विज्ञापन प्रदान करती हैं। तो इस संबंध में हम चर्चा करते हैं कि जो विज्ञापन होता है एडवर्टाइजमेंट्स, इसकी भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है और यह भी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों को पता होनी चाहिए। विज्ञापन एक प्रकार की एक शासकीय सूचना है। विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ होता है कि विशेष सूचना या जानकारी देना। अब कई बार टीवी के माध्यम से भी, पेपर के माध्यम से भी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी यह विज्ञापन प्रसारित होते हैं। जब किसी सरकारी विभाग, मंत्रालय या कार्यालय में सरकारी कार्य हेतु रिक्त पदों के लिए सार्वजनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना देनी होती है, तब विज्ञापन के रूप में सूचना को तैयार किया जाता है। यह विज्ञापन संप्रेषण की एक महत्वपूर्ण कला है। बड़े स्तर पर सरकार व अन्य लोगों के बीच में संबंध बनाती है। महत्वपूर्ण इसकी बातें क्या हैं कि बोलचाल एवं सहजता से समझ में आने वाली भाषा इसमें लिखी जानी चाहिए। भाषा शालीन और लोगों को आकृष्ट करने वाली होनी चाहिए। पूरी तरह से विज्ञापन औपचारिक होता है। विज्ञापन अन्य पुरुष में लिखा जाता है। सूचना पूर्णतः स्पष्टता के साथ प्रेषित की जाती है। प्राप्ति दिनांक से समाप्त होने वाली तिथियों के में पर्याप्त समय होता है, लगभग 1 माह तक का तो इसमें रहता ही है। संबोधन और स्वनिर्देशन इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। स्वनिर्देशन को भवदीय शब्द न लिखकर उच्चाधिकारी का नाम, हस्ताक्षरित पदनाम लिखा जाता है। ये उच्च लोग भेजते हैं नोटिफिकेशन के मन, चाहे कोई कंपनी है या सरकारी बड़ा दफ्तर है, किसी को आवश्यकता है तो उस संबंध में पत्र जारी किए जाते हैं। तो विज्ञापन प्रारूप में निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि, परीक्षा की तिथि, रिक्त पदों के नाम, रिक्त पदों की संख्या, वेतनमान क्या रहेगा, परीक्षा संबंधी शुल्क या आवश्यक अर्हताएं उसमें क्या क्या होना चाहिए। विज्ञापन ही कहलाता है, भर्तियों में भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं टिप्पण लेखन। टिप्पण लेखन जो नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है, अधिकारियों को ये करनी होती है, तो इसके संबंध में थोड़ा सा जानकारी हम डाल रहे हैं। टिप्पण लेखन क्या कहलाता है? जब किसी कार्यालय में कोई विषय पत्रादि विचारण या निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वह विषय पत्रादि टिप्पणियों के माध्यम से गुजरता हुआ अंतिम निर्णय तक पहुंचता है। ये टिप्पणी निचले स्तर के कर्मचारी से शुरू होकर निर्णयकर्ता अधिकारी तक पहुंचती हैं
और उच्च अधिकारी द्वारा निर्णय के उपरांत उसी प्रक्रिया से वापस निचले स्तर के कर्मचारी तक पहुंचाई जाती है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया कहलाती है नोटिंग ड्राफ्टिंग कहलाती है। अथवा किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर उसके निष्पादन जो कि डिस्पोजल होता है उसका को सरल बनाने के लिए जो टिप्पणियाँ सरकारी कार्यालयों को लिपिकों, सहायकों या कार्यालय अधीक्षकों द्वारा लिखी जाती है उन्हें टिप्पण लेखन कहा जाता है। इसमें राय या सहमति प्राप्त होती है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, देख लें। उस पत्र से पूर्व के पत्र आदि का सारांश, ताकि उच्च अधिकारियों को स्वीकृति देने में आसानी हो। जिस प्रश्न पर निर्णय किया जाता है उसका विवरण या विश्लेषण उसमें लिखा जाता है। उस संबंध में क्या कार्यवाही की जाए, इस विषय के सुझाव और क्या आदेश दिए जाएं, उनका उल्लेख लिखा रहता है। नियम, शासकीय नीति क्या है, लिपिक द्वारा सुझाव भी दिया जाता है कि अमुक प्रकार का निर्णय करना उचित होगा। तो फिर उच्च अधिकारी उस पर सोचता समझता है, फिर उस पर निर्णय देता है। इसके बाद निर्णय करने वाले अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाता है। संशोधन कर सकता है अधिकारी, उसमें स्वीकृति प्रदान कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। उसमें रिमार्क भी लिख सकता है। किसी विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना, जैसे एमपीपीएससी मुख्य एग्जाम में विचार पूछे जाते हैं तो बताए जाते हैं। नोटिंग क्या है, सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा आपस में अपनी बातों को संप्रेषित विचार विमर्श करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यही बात जो टिप्पण लेखन कहलाती है। इसके विषय में थोड़ा सा और आगे बताया गया है कि कार्यालय की लिपिक से लेकर उच्च अधिकारी तक के बीच में जो कि प्रक्रिया चलती है वार्तालाप वाली, तो यह टिप्पण लेखन कहलाती है। संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए इसमें बातचीत। मूल पत्र पर नहीं लिखा जाता है, उसके साइड में लिखा जाता है। किसी बात का यदि, जैसे मान लो ये नोटिंग ड्राफ्टिंग इस तरफ होती है, जैसे यहाँ पर कोई पत्र लिखा जा रहा है तो एक साइड में जगह होती, तो इसमें नोटिंग लिख के नोट बना दिया जाता है, नोट लिख देते हैं इसमें। यह नोटिंग ड्राफ्टिंग कहलाती है सरकारी कार्यालय में। अगर मान लो कोई उच्च अधिकारी किसी भी बात पर बहस कर रहे हैं कि नहीं ये होना ही चाहिए, तो बाबू अगर कोई है उसका निम्न स्तर का अधिकारी यदि वो नोटिंग लिख रहा है और यदि आदेश करना भी हो उसको यहाँ पर लिख देगा वो कि ये काम मैं कर जरूर रहा हूँ लेकिन उच्च अधिकारी का अत्यधिक दबाव है इस कारण से मैं कर रहा हूँ, इसके लिए वही जिम्मेदार होगा। तो यह नोट इसका अधिकारी का जो यहाँ पर लिख रहा है अधिकारी, तो इसकी नोटिंग बाद में ध्यान दी जाती है कि ये किस प्रकार से कार्य किया है इन्होंने। अब कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे मान लो कभी कोई समिति बैठती है तो उसके बाद में उसमें उसका प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। तो उस प्रतिवेदन के संबंध में भी अपने पीएससी एक प्रश्न पूछती है। प्रतिवेदन का लिखने का प्रारूप पूछना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। तो किस प्रकार से अधिकारी प्रतिवेदन लिखेगा, तो सरल परिभाषा इसकी है कि वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, सम्मेलन, समारोह, दीक्षांत आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर व छानबीन करके तैयार की जाती है, जैसे पढ़कर या सुनकर घटना या सम्मेलन समारोह के बारे में वस्तुपरक या जानकारी मिल जाती है, उसे प्रतिवेदन कहते हैं। जैसे मान लो एक समिति बिठा लेंगे तो उसका जो निचोड़ रहेगा, चाहे 1 महीने 2 महीने साल भर के बाद जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो उससे ये लगता है कि वह विशेष जगह का ही हम दौरा करके वहाँ की स्थिति जान रहे हैं। जब किसी मामले में छानबीन करने के लिए प्रतिष्ठित या अनुभवी व्यक्ति की अध्यक्षता में कोई समिति गठित की जाती है तो उसका जो निर्णय रहता है तो वह उसका प्रतिवेदन कहलाता है। मान लो लोढ़ा समिति ने क्रिकेट सुधार से संबंधित तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इस प्रकार से अलग अलग समिति हैं, दिनेश मेहता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, कुछ चुनावों से संबंधित समितियां भी रही हैं। प्रतिवेदन को तैयार करने वाला प्रतिवेदक होता है। तो प्रतिवेदन के मुख्य रूप हैं, क्रमबद्धता होनी चाहिए, इसमें संक्षिप्त होना चाहिए, सारी बातें सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, लेखक की धारणा सरल होनी चाहिए, भाषा सरल होना चाहिए इसकी, किसी भी शब्द का बार बार दोहराव नहीं होना चाहिए, सटीक शीर्षक जरूरी होना चाहिए इसका। अन्य बातें कि हमेशा प्रतिवेदन अपने उच्च अधिकारियों को सौंपा जाता है, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद दिया जाता है, निर्णय और सुझाव प्रतिवेदक द्वारा दिए जाते हैं। एक मान लो एक कोई समिति बनाई तो उसमें एक अध्यक्ष होगा, 2-3 सदस्य होंगे, उसके अधिक सदस्य भी हो सकते हैं। तो इन सब मिलकर एक निर्णय करते हैं तो फिर अध्यक्ष उस पर सहमति देता है और अपने उच्च अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवेदन का समय निश्चित रहता है कि आपको 2 महीने में ये समिति के द्वारा निर्णय तैयार करके देना है। अंत में दाईं ओर अध्यक्ष समिति आयोग के हस्ताक्षर और बाईं ओर सदस्यों के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह उच्च अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। प्रतिवेदन के प्रकार बहुत सारे हैं, जैसे प्रशासनिक प्रतिवेदन होता है, एक न्यायिक प्रतिवेदन होता है, साहित्यिक प्रतिवेदन होता है, खेलकूद से संबंधित प्रतिवेदन भी बताए जाते हैं। तो अब देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा प्रतिवेदन का डायग्राम किस प्रकार से है।
शीर्षक रहेगा कि किस विषय पर ये प्रतिवेदन तैयार किया गया है, स्थान और दिनांक उसकी, किस तारीख को ये सौंपा जा रहा है, कलीवर क्या है उसका, विषय वस्तु क्या है वो लिखे जाएंगे, 2-2.5 पेज में लिख दिया जाएगा उसका। कुछ बड़े प्रतिवेदन भी बनते हैं जो मान लो 100-100 150 पेज में भी तैयार की जाती हैं, कुछ छोटे प्रतिवेदन भी तैयार होते हैं जो कि 2-4 दिन की रिपोर्ट लगनी 2-4 पेज में हो जाएगा। कुछ अगर महीनों सालों की रिपोर्ट लगनी है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसमें पेज बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर तो प्रतिवेदक अध्यक्ष होता है, उसके हस्ताक्षर करता है, इस पर पता वगैरह भी लिख सकता है। उसमें पता उसमें क्या रहेगा, उसमें उसको नियुक्त किया है सरकार ने तो वह तो वैसे ही ऑथराइज्ड होते हैं। फिर यहाँ पर हस्ताक्षर रहते हैं सदस्यों के, 1 2 3 4 जितने भी हों। तो इस प्रकार से आज आप लोगों के पास विषय वस्तु प्रस्तुत की है मैंने। कुछ और भी हैं जैसे प्रतिवेदन में प्रारूप बताया, टिप्पणी लेखन का हमने बता दिया है, विज्ञापन का प्रारूप भी हमने एक बार बता दिया था। दूसरा प्रकार है उसका जी कि इस प्रकार से कोई फॉर्म निकलता है तो उसमें किस किस चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। एक और है जैसे मान लो कोई फार्म भर रहे हैं अपन परीक्षा के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो इस विषय में बताया गया कि इसमें कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना आपको उचित रहेगा। कार्यालय आदेश का एक और डायग्राम यहाँ पर बता दिया। कार्यालय आदेश का हम पहले भी बता चुके हैं, आप इसको एक बार देखें, हो सकता है इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पृष्ठांकन एंडोर्समेंट किस प्रकार से मुख्य, इस पर ये पृष्ठांकन का ये निचला वाला भाग ध्यान रखना है आपको। ये ऊपर वाला तो ये मुख्य रूप से होता ही है सरकारी पत्रों में, लेकिन नीचे एंडोर्समेंट में जैसे यहाँ पर 201 पत्र लिखा तो यहाँ 201 होना चाहिए, बाकी ऊपर हस्ताक्षर कर देना चाहिए, सही भी लिख देता तब चल जाता है। अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप इस प्रकार से होता है। तो धन्यवाद मित्रों, मैंने आपके लिए कोशिश की है। यदि अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर दोस्तों तक शेयर करें, पढ़ें और सफलताओं की अंतिम श्रेणियों तक पहुँचें जो आपने सोच रखा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।